सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और अब बिल आखिर IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 3 साला प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। जो IMF का बोर्ड इजलास हुआ उसमें $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी हो गई और ये $7 अरब इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। अब इस प्रोग्राम को अगर आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करना है तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपनी इकनॉमिक पॉलिसी को आगे किस तरह से बढ़ाना है और वो तब्दीलियाँ अपने माशी प्लान्स में हमें लेकर आनी है कि फिर हमें दोबारा IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इस प्रोग्राम के जो फौरी तौर पर पॉजिटिव असरात हमने देखे, स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त ग्रो किया और जब से ये खबरें ज़राए से सामने आ रही थी कि इस इजलास में इस प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी तो तभी से स्टॉक मार्केट भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी और साथ साथ दीगर जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के वो भी खासे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है कितना तवील होगा और क्या वाकई ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है और अगर इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो किन स्टेप्स को लेना फौरी तौर पर ज़रूरी होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तुल्ला साहब हमारे माशियात हैं हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अगर हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात को समझें और ज़ाहिर वो भी ये चाहते हैं और सबकी इंटेंशन है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो IMF का, अगर इसको आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करना है तो उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें फौरी तौर पर करने पड़ेंगे? थैंक यू अरबाब। बात यह है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हुआ था तो वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपने एग्री कर लिए और उसके बाद आपने एक बजट भी बनाया, उसमें उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ आपने अपने टारगेट फिक्स किए। अमल तो ये बात चले अच्छे इस वक्त के हालात के हिसाब से अगर हमें एक IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल गई है स्पेनिंग ओवर 3 ईयर, तो IMF का मतलब ये होता है कि 3 साल में अगर IMF हमें $7 बिलियन देगा, सब्जेक्ट टू रिव्यूज होंगे जो पीरियोडिक रिव्यू होते हैं इनके, और अगर उसके हिसाब से अगर हम उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में किए, अनलेस कि कोई और नई कंडीशन ना आ जाए या कोई और कंडीशन वेव ना हो जाए, उन्हीं पे हमें अमल पैरा होके हमें डिफरेंट मौकों पे किस्तें मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो विंडोज खुल गई हैं वो ADB की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की या वर्ल्ड बैंक की या डिफरेंट और इदारे होंगे इनसे खुल गई है। एक छोटा सा हमें एक और विंडो मिल जाएगा कि हम बॉन्ड मार्केट में, सुकूक मार्केट में या कमर्शियल लोनिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो चले अपनी जगह पे ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वही थे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में थे तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आपका ये था जो IMF ने हमें कहा है कि जी आप अपनी ट्रेड को ओपन करें। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने ट्रेड ओपन की तो आपके तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बाकी उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिक्वायर्ड है वो मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर सकेंगे। दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी थी कि जी हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है और डिफरेंट सोर्सेज से जो अनटैप सोर्सेज या अनटैक्स्ड सोर्सेज हैं उनको हमें टैप करके टैक्स करना था, जिसमें आपके दुकानदार थे, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर है। आपने रियल एस्टेट का देख लिया हाल के वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे आ गए और ये मैं समझता हूँ चले कम से कम स्पेकुलेशन तो गिर गया बट मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी गिर गई है। दुकानदारों का आपने देख लिया है कि अब आपको बाय हुक और बाय क्रुक एक नया SRO या ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा जिसके तहत उनको यू हैव टू क्लिप देयर विंग्स कि जी आपने मस्ट टैक्स फाइल करना है या रिटर्न एटलीस्ट फाइल करना है, वरना आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, बहुत सारी कदगनें आ जाएंगी। लेटेस्ट रिव्यू के कैसे आता है। तीसरा आपने एक लगाया था एग्रीकल्चर टैक्स जो कि जनवरी से नाफिज़ अमल होगा और वो सूबों की उसमें आएगा, तो मुझे उससे कोई ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है। आपने पहले क्वार्टर का टारगेट देख लिया, 100 बिलियन के करीब आप 2 महीनों में माइनस में और मजीद माइनस में आप जाने का आपका इम्कान है इस क्वार्टर के अंदर। इसलिए आप एक मनी बजट की बात कर रहे हैं अराउंड 650 बिलियन रुपीज का नया। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपका मेन ये ट्विन डेफिसिट में आप जब जाते हैं तो आप जैसी इकोनॉमी को आपको बड़ा इट्स अ फ्रेजाइल इकोनॉमी एंड यू हैव टू हैंडल विद केयर। देखिए ये बेंचमार्किंग नहीं होती है, बहुत आसान है IMF से आप एग्रीमेंट कर लें और आप उनके बेंचमार्क को देख लें, बट उन बेंचमार्क की इवैल्यूएशन करना कि क्या ये बेंचमार्क अगर मैं पूरे करता हूं तो मेरी इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएंगे और कैसे आएंगे, ये सिर्फ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा IMF ऑफ पाकिस्तान के, दैट इज 2013 टू 2016।
उसको अगर आप देख लें तो वहां हमने IMF के बेंचमार्क भी पूरे किए थे और इकोनॉमी को भी ड्राइव कर दिया। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर वाकई ही बहुत इंटरेस्टेड है इन चीजों में, तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वी कैन नॉट डाउट हिज इंटेग्रिटी, बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे, तो उस प्रोग्राम को उनका अपना बेंचमार्क। ठीक है, तो अशफाक साहब, ये क्या प्लान्स इस वक्त हमारे पास इतने अच्छे नहीं है कि हम इन रिफॉर्म्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या प्लान्स तो हमारे पास मौजूद हैं, एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं? जो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो टैक्सेशन वाला मसला है, टैक्स नेट को बढ़ाने की हर हुकूमत कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। अब ये दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या ये ताजिर हजरात ये इतने मजबूत हैं कि इन पर कहीं कोई रेट नहीं चल पाती है। अरबाब साहब, आपके प्रोग्राम में मैं बाकी पूरे मीडिया पे भी कह चुका हूँ कि ये सारे ताजिर जो अभी आजकल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इंक्लूडिंग नईम मीर साहब, जितने भी थे, अतीक मीर साहब थे, जो भी थे, ये मुझसे लास्ट ईयर आके एग्री कर गए थे कि 1% टैक्स देने के लिए वो तैयार थे। सही, ठीक है जी। और उन्होंने कहा था जहां से हम परचेजेस करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप ले ले, तो हमने कहा चले एटलीस्ट लेट्स बिगिन इट, और हमारा टारगेट था 200 से 250 बिलियन। अब जब आप उनको फाइलर और नॉन फाइलर के चक्रों में, ATL और नॉन ATL के चक्रों में उलझाओगे ना, तो ये कभी नहीं आएंगे। देखिए, जब भी कभी इस किस्म की आप कोई पॉलिसी ले आते हैं तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप नर्सरी के स्टूडेंट को कहो कि नहीं यूनिवर्सिटी का पेपर दे दो। तो हमने वो स्कीम इस तरीके से की थी। 3 मेंबर ऑफ द FBR मेरे साथ थे, 6-7 चीफ जो होते हैं और 8-10 सेक्रेटरी। हमने मिलकर नेगोशिएट किया था, रिटर्न का फॉर्मेट भी एग्री हो गया था, सब कुछ एग्री था। मगर आई डोंट नो वल्लाह आलम बिस्सवाब कैसे ये रुक गया, मुझे नहीं पता। बट वो एग्री कर गए थे और उसी स्कीम को अगर लाते तो बेहतर होता। अब चले दूसरी स्कीम लेके आए, अल्लाह कामयाब करे, मगर उस स्कीम में और इस स्कीम में काफी फर्क है अरबाब साहब। और अगर वो स्कीम होती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज 60 से 70 लाख नया टैक्स पेयर आपके पास आ चुका होगा। आप जितनी आसानियां पैदा करेंगे ना, उतने टैक्स पेयर ज्यादा हैं। और अल्लाह करे, देखें, आप अगर अशफाक साहब उस स्कीम में और इस स्कीम में बुनियादी फर्क अगर उसकी भी आप थोड़ी सी वजाहत कर दें, चूंकि जाहिर है वो एक पुराना प्रोजेक्ट था, अब ये नई स्कीम लेकर आए, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है या कोई 19-20 के फर्क से कम बेश हुई है? आपने इसमें ताजिर को कहा पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, ताजिर 2 स्कीम में, फिर आपने कहा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो हम आप पे 2.5% टैक्स लगाएंगे और जो फाइलर होगा उस पर हम 0.5% लगाएंगे। देखिए, टैक्स लगाना उनसे लेना अलग बात है। हमारी स्कीम में क्या था कि कहीं ना कहीं से तो ताजिर परचेज करता है, या ताजिर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट पे टैक्स कट जाता है, ताजिर इंपोर्टर से बाय करता है तो इंपोर्टर काट लेगा, ताजिर लोकल मैन्युफैक्चरर से बाय करेगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर काट लेगा। तो उसमें आसानी थी और ये लॉ की स्कीम में 236G और 236H में मौजूद था। हमें कोई रीइन्वेंट ऑफ द होल व्हील नहीं करना था। तो वो बहुत आसान स्कीम थी और वो प्लॉजिबल थी, मेंटेनेबल थी और ये आराम से इंप्लीमेंट हो जाती। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक आपका एक तजर्बा होता है जो एक आपकी तजर्बेकार टीम जब डिस्कस करती है ग्राउंड रियलिटीज को देख के, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे जिसमें 100 प्रोफेशनल्स की इनपुट थी और जो वो थे जिनमें से 90% वो लोग थे जो कि टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे, चाहे इकोनॉमिस्ट थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे लॉयर्स थे। ठीक है, तो ये सब मौजूद थे और उन्होंने एक सर जोड़ के ये स्कीम बनाई। ठीक है, चलें अशफाक साहब, ये अगले 4-5 रोज़ में अगर ये $1 की पहली किस्त पाकिस्तान को मिलती है तो उससे क्या हमारे मुल्क में जो डॉलर का इस वक्त रेट है, एक्सचेंज रेट, चूंकि आपके नज़दीक वो कुछ और है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है? सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अशफाक साहब साथ हैं हमारे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अशफाक तौला साहब हमारे माशात हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, ये अब इस वक्त हम जो अपने मुल्क में एक्सचेंज रेट देख रहे हैं, अभी भी ये 270 प्लस में मौजूद है और हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इसको नीचे नहीं ला पा रही है। आप ये कहते हैं कि 235 से 240 के दरमियान इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये इसमें कोई 10, 20, 25 रुपए की कमी हुकूमत लाने में कामयाब होती है, ओवरऑल उसके क्या इंपैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं? और ये जो $1.1 अरब इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा IMF से, इसके बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके? मैंने आपको एक बात, आपके जाने से पहले, ब्रेक से पहले आपने मुझे एक बात की कि अशफाक साहब की वैल्यूएशन एक है और रियलिटी कुछ और है। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा तशरीह कर देता हूँ। रियलिटी वो है जो मेरा रेट है। अच्छा। और ये फिक्शन है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है, ऑन ग्राउंड तो जा रहे वो $270 से प्लस में ही दस्तयाब है।
नहीं सर, वो रियलिटी नहीं है, वो अच्छा। फिक्टिशियसली आपने ऊपर रखा हुआ है अंडर सम और नो कंपल्शन, आई डोंट नो। ये सब एग्री कर रहे हैं पाकिस्तान में, गोल्डमैन सैक हो, ब्लूमबर्ग हो, ऑप्टिमस हो, अशफाक तोला हो, हर कोई एग्री कर रहा है कि रेट 240 से ऊपर नहीं था। ठीक है सर, अगर मैं 235 कहता हूं और ब्लूमबर्ग ये अपना गोल्डमैन सैक 224 कहता है, तो आप देख लीजिए क्या फर्क है। मेन मसला ये है कि आपका कोई कंपल्शन है, आई डोंट नो। आपके इस वक्त अगर 40 से 45 रुपए अगर इसमें बिल्टन है, तो 8% का इन्फ्लेशन यहाँ पर मौजूद है। और आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि वो जो डिनोमिनेटर था, जो आपकी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की वजह से 22% का क्वांटम जंप इन्फ्लेशन में आया था, वो स्टेबल होने की वजह से रिवर्स हो गया है। तो आज आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। अगर आप मजीद गिराओगे, 235 में लेके आओगे, तो आपकी इन्फ्लेशन 1% पर रहेगी। और उसकी वजह से आपका अगर पॉलिसी रेट बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मईशत को बूस्ट मिलेगा और आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अनरियलिस्टिक जो ये हम स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स टैक्स रिफॉर्म्स, अगर आप कम कर दें और आप रियलिस्टिक जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट में ली गई है, तो 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस आप ला सकते हो। और आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी रिसर्च पेपर आप उठाएंगे बशमूल हमारे, वो ये कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स अगर आप करोगे तो जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा, इनडायरेक्ट हमेशा कम। बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, पॉइंट उनका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।